छह बेटों वाली माँ। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है छह बेटों वाली माँ। बड़े ही चिंतित स्वर में राकेश अपने बड़े भाई महेश को फ़ोन करता है कि भाई साहब, गांव से माँ बाबूजी के आने का प्लान बन रहा है। तुम्हें तो पता है कि मेरा कितना बिजी शेड्यूल रहता है और अनु के नेचर को भी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। अगर माँ बाबूजी घर में आ गए तो कितना किटकिट करेगी, मेरा जीना मुश्किल कर देगी। और अभी उसके मायके से मासी भी आई हुई है, तो अनु के मायके वाले और मेरे घर वालों को एक साथ नहीं बुला सकता हूँ। कल से ही मेरे घर में इसी बात को लेकर टेंशन चल रही है। माँ बाबूजी को पता नहीं क्या गांव में बैठे बैठे शहर आने की सूझी है। चुपचाप से गांव में नहीं रह सकते थे, आराम से अपना बुढ़ापा गांव में रहकर काटे। हम लोगों के पास शहर में आकर हमारा लाइफ स्टाइल क्यों अस्त व्यस्त करना चाहते हैं। दूसरी तरफ फ़ोन पे महेश कहता है, राकेश, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। माँ बाबूजी ने तुम्हारे पास आने के लिए कहा है, तो अब उन्हें मना करना है या अपने पास बुलाना यह तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम्हें फ़ोन करके मना कर दो, मैं बीच में क्यों मना करूँ। महेश की मन ही मन सोचता है कि जो भी करना है वो राकेश ही करे, मैं क्यों करूँ। मेरे पास तो माँ बाबूजी आ नहीं रहे हैं, तो मुझे टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। वैसे भी उन्होंने कल मुझे भी फ़ोन करके बता दिया था कि उन दोनों का प्लान राकेश के पास जाने का हो रहा है। इतना कहकर महेश फ़ोन को काट देता है। उधर राकेश के सामने बैठी हुई उसकी पत्नी अनु भड़कते हुए कहती, क्या कहा तुम्हारे बड़े भाई ने। तुम माजी से अभी बात करोगे कि मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही मेरी माँ महीने भर से आई हुई है और अभी 10 दिन उनका रुकने का और प्लान है। तब तक मैं तुम्हारे माँ बाबूजी को बिल्कुल भी नहीं बुला सकती। उन लोगों को आज का ही निकलने का प्लान है, आज के ही आज तुम उनको फ़ोन करो, कहीं भी ट्रेन में बैठ न जाए। अगर ऐसा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पास में बैठी हुई अनु की माँ रेखा भी कहती, हाँ हाँ, तुम्हारे माता पिता को अपने बहू बेटे की मर्जी जान के ही उनके घर आना चाहिए, ऐसे अपनी तरफ से फरमान सुना के नहीं आना चाहिए। कम से कम यह तो पूछ लेना चाहिए कि उन लोगों के आने से तुम दोनों कंफर्टेबल हो या नहीं। हाँ माँ, और यही तो मैं राकेश को कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन माँ बाबूजी को फ़ोन करने की जगह अपने भाई को फ़ोन कर दिया और भाई ने तो कुछ कहा भी नहीं। अनु की बात तब तो वो ठीक था, लेकिन जब अनु की माँ ने माँ बाबूजी के आने का गलत ठहराया तो राकेश को थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन क्या करता। अनु पैर पटकती हुई कमरे में चली गई। अनु के गुस्से को देखकर राकेश माँ बाबूजी को फ़ोन करता है, लेकिन जब तक वो दोनों ट्रेन में बैठ चुके थे, फ़ोन उठाते ही माँ कहती है, बेटा, हम लोग आराम से ट्रेन में बैठ गए हैं, तुम चिंता मत करो, कल सुबह तक तुम्हारे घर आ जाएंगे। यह सुनकर राकेश सन्न रह जाता है कि अब वो क्या करेगा। माँ को भी मना नहीं कर सकता। और इधर जब माँ बाबूजी की ट्रेन में बैठने की बात अनु सुनेगी तो आग बबूला हो जाएगी। किसी तरह से अनु को मनाने की कोशिश करता है। उधर ट्रेन में बैठी हुई राकेश की माँ गंगा देवी जी को अपने बहू बेटे की परेशानी से बिल्कुल ही अनजान है। उस अपने पति रामचरण जी से कहती है, आज हम पहली बार अपने बहू बेटे के पास जा रहे हैं। शादी को पूरे 1.5 साल हो गए, एक बार भी हम उन दोनों के पास नहीं गए। हम दोनों उनके घर जाएंगे तो खुश हो जाएंगे। अरे गंगा, तुमने बहू के लिए जो खाने पीने का इतना सारा सामान बनाया था, रख तो दिया है ना। बैग में सामान को चेक करते हुए गंगा देवी जी कहती हैं, हाँ हाँ, मैंने बहू बेटे के लिए जितना भी खाने पीने के लिए सामान बनाया था सारा कुछ रख लिया है। कैसे भूल सकती हूँ। कि फिर थोड़ी देर के लिए गंगा देवी जी उदास हो जाती है कि गांव में वो अपने सबसे बड़े बेटे बहू के साथ रहती है और कितनी मुश्किल से वो अपने ही घर में छोटे वाले बेटे बहू के लिए खाने पीने का सामान बना पाई है।
दरअसल गंगा देवी जी के 6 बेटे हैं। सबसे बड़ा बेटा महेश गांव में ही रहता है, उसके बच्चे पास के ही शहर में पढ़ते हैं। दूसरे नंबर का बेटा रोहित मुंबई जैसे शहर में मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर है। तीसरे नंबर का बेटा विकास भी कानपुर शहर में रेलवे में नौकरी करता है। चौथे नंबर का बेटा राजू दिल्ली में रहता है। पांचवें बेटा दीपक विदेश में रहता है और सबसे छोटा सब बेटा राकेश मुंबई जैसे शहर में डॉक्टर है। राकेश जब अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था तब उसके साथ में पढ़ने वाली अनु ने से वो प्यार करने लगा। घर पे माता पिता से जब यह बात कही तो वो दोनों खुशी खुशी उसकी पसंद की शादी करने के लिए तैयार हो गए थे। बीच वाले चारों बेटों के पास तो वो साल 2 साल में एक हफ्ते के लिए चले जाया करते थे, लेकिन जब से राकेश की शादी हुई है और अभी गांव में वो सबसे बड़े वाले बेटे के साथ ही रहते हैं। रामचरण जी गांव के सरकारी स्कूल में अध्यापक है, जिनका अगले महीने ही रिटायरमेंट है। गांव में खूब बड़ा घर बनाया हुआ है, जो कि रामचरण जी ने ही बनवाया है। एक दिन गंगा जी पर आंगन में बैठी अपने छोटे बेटे से फोन पे बात कर रही थी तो सबसे बड़ी बहू चिड़चिड़ाती हुई कहती है, दिन भर फोन पे शहरों में बैठे बेटों से बात करती रहती हो, क्या नहीं कि घर में थोड़े बहुत काम में हाथ बटा दिया करो। बाकी तो तुम्हारे बेटी बहू किसी काम के है नहीं, बस फोन पर बात करती रहती हो, काम तो हम ही करते हैं। अगर इतना ही तुम्हें उन सभी से लगाव है तो कुछ दिन के लिए उनके पास रहकर क्यों नहीं आते। मेरे ही छाती पे बैठी बैठी मूंग तलती रहोगी, जाओ घूम फिर कर आओ। बहू की यह बात गंगा देवी जी को बहुत बुरी लग जाती है। आज अपने ही घर में रहती है और अपने ही पति के पैसे से घर का खर्च चलता है, पूरा राशन मेरे पति ही लाते हैं। बहू बेटे से एक पैसा भी नहीं लेती हूँ और ना ही उसके घर में रहती हूँ, फिर भी बहू बेटे उनसे इस तरह से बात करते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि मेरे ही घर में मुझे रखकर एहसान कर रहे हो, जबकि सैलरी के सारे पैसे बेटा ले लेता है। यह कह करके उसके बच्चे बड़े हो गए हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं। मैं तो गांव में थोड़ी सी खेतीबाड़ी करता हूँ, उससे खर्च नहीं निकलते हैं। तुम्हें बुढ़ापे पर इतने सारे पैसे का क्या करना है? तुम्हें किसी और बेटे को देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बाकी के 5 बेटे नौकरी पैसा है। मैं सिर्फ गांव में रहता हूँ तो मुझे पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है। पूरी सैलरी तो सिर्फ 2000 हम दोनों को देता है, फिर भी हम दोनों कभी कुछ नहीं कहते कि चलो बुढ़ापे पे हमारे इतने खर्चे नहीं हैं, बहू बेटे के लिए हमारे पैसे का हम काम आ रहे हैं, यही बहुत है। और फिर बहू बेटे को तो हमारे ही है, अगर हम इनको पैसे नहीं देंगे तो किसको देंगे? यही सोचकर हम अपने सारे पैसे बहू बेटे को दे देते हैं। और हद तो तब हो गई जब गंगा देवी जी राकेश के पास जाने के लिए तैयारी करने लगी। रसोई में मटरी और लड्डू बनाने के लिए गई तो बड़ी बहू ने बेसन का डब्बा छुड़ाते हुए कहा कि अगर इतना ही सामान ले जाने का शौक है तो बाजार से खरीद लीजिए, घर की गृहस्थी का सामान खत्म मत कीजिए। तुम तो लड्डू बनाकर लेकर चली जाओगे, फिर हमें बेसन फिर से खरीदना पड़ेगा। इस बात पर गंगा देवी जी को गुस्सा आ जाता है और बेसन के डब्बे को वापस लेते हुए कहती है, बहू घर का सारा किराना मेरे पति के पैसे से आता है, तुम इस तरह से मुझे मेरी रसोई में कुछ बनाने से मना नहीं कर सकती हो। माँ जी, अब यह रसोई तुम्हारी नहीं है, पूरे 15 सालों से इस रसोई को मैं संभाल रही हूँ, तो अब यह रसोई मेरी है। बहू भले ही इस रसोई को तुम संभाल रही हो, लेकिन यह घर और रसोई मेरी ही है। अगर मेरा मन करेगा तो मैं इसमें कुछ भी बना सकती हूँ, खा सकती हूँ, तुम मुझे मना नहीं कर सकती हो। गंगा देवी जी का इतना कहना था कि बहू तो बड़बड़ाने लगी। घर में कलेश बढ़ कर दिया, जब देखो तब पैसों की धौंस दिखाती रहती हो। जाओ ले जाओ अपने पैसे और चली जाओ जिस भी बेटे के पास जाना चाहती हो। बड़ी ही दुखी मन से गंगा देवी जी खाने पीने का सामान बनाती है और कमरे में आकर बैठ जाती है। थोड़ी देर में रामचरण जी जब कमरे में आए तो
गंगा देवी जी की आंखों में आंसू को देखकर पूछने लगे, क्या हुआ गंगा, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? कुछ नहीं, आज ऐसा लग रहा है कि अपने ही घर में हम पराए हो गए हैं। हमारा घर हमारा न रहा। क्या मैं अपने घर में अपने मन का कुछ कर नहीं सकती? क्यों नहीं कर सकती? खूब करो, तुम्हें मना किसने किया है? कुर्ते की तह लगाते हुए रामचरण जी ने कहा। अच्छा, यह सब छोड़ो, यह बताओ, जाने की तैयारी कर ली? कल हमारा सुबह का टिकट है, जल्दी तैयार कर लेना। अगर लेट लपेट किया तो ट्रेन छूट जाएगी। गंगा देवी जी दुखी मन से थोड़ा बहुत सामान पैक कर लेती है, लेकिन अपने बड़े बेटे बहू के व्यवहार से दोनों पति पत्नी बड़े ही दुखी हैं। सुबह दोनों ट्रेन में बैठ गए और छोटे वाले बेटे की बहू के पास खुशी से रहने के लिए अपने सपनों सजो रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके आने से बहू बेटे खुश नहीं बल्कि दुखी हो गए हैं। जैसे ही मुंबई शहर में पहुंचते हैं तो बेटे को फ़ोन करते हैं। बेटा राकेश अपनी पत्नी को मनाने में लगा हुआ है। बेटा, हम स्टेशन पे आ गए हैं, तुम कितनी देर में लेने आ रहे हो? मुझे इधर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। पिताजी, मैं किसी काम में व्यस्त हूँ, आपको लेने नहीं आ पाऊँगा। ऑटो करके घर आ जाइए, ऑटो वाले से मेरी बात करा देना, मैं उसको एड्रेस बता दूँगा। ठीक है बेटा, मैं आ जाऊँगा, तुम अपना काम करो, हमारी चिंता मत करो। थोड़ी ही देर में गंगा देवी जी और रामचरण जी घर आ गए। इधर जैसे तैसे राकेश ने अपनी पत्नी को मनाया था, लेकिन फिर भी उसका अभी भी मुंह फुला हुआ था, क्योंकि उसके माता पिता के आने के चक्कर में उसे अपनी माँ को वापस भेजना पड़ा, जो उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा था। चाय नाश्ता होने के बाद राकेश एक कमरे में फिर गंगा जी को सामान रख देता है और अपने हॉस्पिटल के निकल जाता है। शाम को जब राकेश वापस आता है तो माँ पिताजी से कोई बात नहीं करता। दोनों बहू बेटी अपने कमरे में जाकर बैठ गए। इधर गंगा देवी जी महसूस कर रही थी कि बहू बेटे बड़े ही चुप है, उनसे कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ। पूरे दिन दोनों लोग एक कमरे में चुपचाप बैठे रहे। बहू की तो उस दिन छुट्टी थी, लेकिन फिर भी वो शॉपिंग के लिए निकल गई। गंगा देवी जी को बड़ा अटपटा लग रहा था अपने बहू बेटे के व्यवहार। शाम को वो बेटे से कहती, क्या हुआ बेटा, तुम बड़े शांत शांत लग रहे हो? तो बेटा लंबी सांस भरते हुए कहा, क्या माँ, एक बार आने से पहले मुझसे पूछ तो लेती। अपने मन से ही मेरे पास आने का प्लान बना लिया। हम लोगों का कितना बिजी शेड्यूल होता है, अगर इतना ही मिलने का मन था तो मुझे बता देती। 1-2 दिन की छुट्टी लेकर मैं खुद ही घर आ जाता, मेरे पास आने की क्या ज़रूरत थी? बेटे के यह शब्द गंगा देवी जी और रामचरण जी के कानों में तीर की तरह चुभने लगे। कल तक तब जब बेटे की शादी नहीं हुई थी, अकेला रहता था तो हर महीने फ़ोन करता था कि माँ, इधर मेरा अकेले मन नहीं लगता, कुछ दिनों के लिए मेरे पास आ जाओ। लेकिन आज जब हम आए हैं तो बेटे को हमारा आना पसंद नहीं आया। दोनों पति पत्नी बेटे की बात सुनकर संतप्त थे। उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। 4 दिन गंगा देवी जी के बहू बेटे के पास बड़ी मुश्किल से करते थे, क्योंकि इन 4 दिनों में न तो बेटे ने उनसे ढंग से बात की थी और न ही बहू ने। बहू बेटी दोनों ही सुबह सुबह अपने ऑफिस के हॉस्पिटल के लिए निकल जाते थे। पूरे दिन पति पत्नी अकेले रहते, घर में उनसे कोई बात करने तक के लिए कोई नहीं था। बहू ने भी खाना पीना बनाने से इनकार कर दिया कि वो तो जॉब करती है, तो उससे खाने पीने की उम्मीद ना करे। रसोई में सारा सामान बता देती हूँ, खुद ही अपना खाना बना लिया करो। गंगा देवी जी बड़ी मुश्किल से सामान ढूंढकर अपने लिए खाना बनाती हैं। एक दिन गंगा देवी जी रसोई में काम कर रही थी। एक अलमारी में अनु के डाइट वाला नाश्ता रखा हुआ था। गंगा देवी जी अलमारी को खोलती है, कुछ बिस्किट निकालती है। वो बिस्किट शुगर फ्री थे। जब गंगा देवी जी उन बिस्किट को खाती है तो कहती है, लगता है बिस्किट खराब हो गए हैं, इनकी तो सारी मिठास ही चली गई है। उठाकर सारे बिस्किट बाहर डॉगी को डाल देती है, क्योंकि उन्हें यह बात पता ही नहीं था कि
बिना शुगर फ्री बिस्किट भी आते हैं। उन्हें तो पता था कि बिस्किट मीठे ही होते हैं। जब शाम को अनु और राकेश वापस आते हैं तो बाहर बिस्किट को देखकर चिल्लाते हुए अनु घर के अंदर आते हुए कहती, अरे मेरी डाइट के इतने महंगे प्रोटीन बिस्किट किसने बाहर फेंक दिए। बहू के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर गंगा देवी जी कमरे से निकल कर आई और पूछती है, क्या हुआ बहू? वो खराब हो गए थे, उसमें कोई स्वाद ही नहीं था, इसलिए मैंने उसको उठाकर फेंक दिए। क्या माँ जी, फेंकने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेती। पता नहीं गांव के गवार घर में आकर बैठ गए हैं। यह भी नहीं पता कि मेरे डाइट वाले शुगर फ्री प्रोटीन बिस्किट थे, उठाकर बाहर फेंक दिए। राकेश, अब तुम अपने माँ बाप को इसी घर से उठाकर बाहर फेंको, वरना मैं जा रही हूँ अपने मायके। मैं इन दोनों को गांव के गवार लोगों का और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। राकेश आंखें दिखा करते हुए कहता है, क्या माँ, पहले ही अनु तुम लोगों को आने से इतनी नाराज़ थी, आज तुमने उसे और भी नाराज़ कर दिया। क्या बेटा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि बहू मेरे आने से नाराज़ है? गुस्से में राकेश कहा तो गया, लेकिन गंगा देवी जी को यह बात बहुत बुरी लग गई और वो अपने पति से कहती हैं, अब हम बहू बेटे के घर एक दिन भी नहीं रह सकते, चलो वापस चलते हैं। दूसरे ही दिन दोनों लोग जाने का प्लान बना लेते हैं। तभी राकेश के पास तीसरे नंबर के भाई का फ़ोन आता है और वो कहता है कि बेटा, बेटी का जन्मदिन है, धूमधाम से मना रहे हैं, सभी को बुलाया है, माँ बाबूजी को भी तुम साथ में लेकर आ जाना। गंगा देवी जी बहू बेटे के इधर जाने से मना नहीं कर पाई, क्योंकि पोती का जन्मदिन तो था। वो तीसरे नंबर के बेटे बहू के घर पहुंच गई। गांव से सबसे बड़े वाले बेटे बहू भी पार्टी में आए हुए थे। गंगा देवी जी और रामचंद्र जी के उदास चेहरे को देखकर उनके पास आते हैं और कहते हैं, माँ जी, छोटे वाले बेटे के पास आपका समय कैसा कटा? हमारे पास तो आपके रहती थी तो किसी न किसी बेटे को फ़ोन ही करती रहती थी। चलो अच्छा है, उसके पास रहकर अब आप सारी इच्छाएं पूरी हो गई होगी। ऐसा लग रहा है कि बड़ा बेटा उनके हाल चाल जानने नहीं बल्कि उनका मजाक उड़ाने आया हो। एक बार भी बहू बेटे ने उनसे गांव चलने के लिए नहीं कहा। तभी दूसरे नंबर का बेटा रोहित कहता है, माँ जी, अब आपका कहाँ जाने का प्लान है? बस बेटा, गांव ही जाएंगे, वही हमारा आखिरी ठिकाना है, और हम कहाँ जाएंगे? एक लंबी सांस भरते हुए कहा तो दूसरे नंबर की बहू तपाक से बोली, माँ जी, एक काम करिए, आप हमारे पास भी बहुत दिनों से नहीं आए हैं, हमारे साथ चलिए। बहू की बात सुनकर गंगा देवी जी उसका मुंह ताकती रह गई है। कैसे उसने साथ चलने के लिए कहा दिया? साथ ही पास में बैठी हुई उसकी देवरिया भी बड़े आश्चर्य से उसका चेहरा देख रही थी। गंगा देवी जी का किसी भी बेटी बहू के घर जाने का दिल तो नहीं था, लेकिन तीसरे नंबर के बेटी बहू बार बार अपने साथ चलने की जिद कर रहे थे। पोती के जन्मदिन की पार्टी बड़ी ही धूमधाम से होती है। पार्टी हो जाने के बाद विकास और उसकी पत्नी अपने सास ससुर को अपने साथ मुंबई ले गए। माँ जी, हमारा घर छोटा है, आपका सामान स्टोर रूम में रख दिया है, एडजस्ट कर लेना, बाकी आप कहीं भी आ जा सकती हैं, बैठ सकती हैं, मेरे घर में आपको कोई रोक टोक नहीं है। विकास के घर में एक डॉगी है जिसका नाम कोको है। विमला जी को देखकर वो अनजान समझकर उसके ऊपर भौंकने लगता है। गंगा देवी जी एक कोने में सिमट कर रह गई, बुरी तरह से डर गई और बहू को सहायता के लिए आवाज़ देने लगी। यह देखकर बहू हंसते हुए आती है और कहती है, क्या माँ जी, एक डॉगी से डर गई। बहू कोको के गले का पट्टा पकड़कर कहती है, माँ जी, यह हमारा पालतू डॉगी है, सिर्फ भौंकता है, काटता नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कानपुर जन्मदिन की पार्टी में गई थी तो अपने पड़ोस में ही किसी के उधर 2 दिन के लिए छोड़ गई थी, अब वापस से आ गई हूँ। तो बेटा, मुझे क्या पता था कि यह काटता नहीं है? नहीं, मैंने तो पहली बार देखा है, इतनी बुरी तरह से मेरे तरफ भौंकते हुए आया कि मेरे तो पसीने ही छूट गए। ऐसा लग रहा है
कि आज तो यह काट ही लेगा। बहू, जब तुम्हें पता था कि डॉगी के लिए मैं अनजान हूँ तो उसे घर पे खुला क्यों छोड़ दिया? एक बार मुझसे मिलाती, उसके बाद उसको खुला छोड़ती। माँ जी, आप उसको बार बार डॉगी कहकर अपमानित मत करिए। उसका नाम कोको है, इज्जत से बात कीजिए। कोको से बात करते हुए बहू कहती है, कोको देखो, घर में मेरी सासू माँ आई है, अब उनकी तरफ देखकर भौंकना मत, वो बहुत जल्दी डर जाती है। हाँ हाँ बहू, उसको तो मुझसे दूर ही रखना, मन ही मन। बहू कहती है, मैं आपको इससे दूर नहीं रख सकती, क्योंकि इसी की देखभाल के लिए तो मैंने आपको अपने पास बुलाया है। गंगा देवी जी को 2 दिन अपने बहू बेटे के पास निकलते हैं। एक दिन वो बहू के कमरे में जाकर बैठती है तो देखती है कि बैग के पास में 3-4 बैग लगे हुए हैं। बैग को देखकर गंगा देवी जी बड़ी ही आश्चर्य से बहू से कहती है, बहू कहीं जा रही हो क्या? बेड पर बैग रखे हुए हैं। बच्चों की मम्मी के डर की वजह से अभी तक चुप थे, लेकिन दादी के पूछने पर फटाक से बोल पड़ते हैं, हाँ दादी, आपको पता नहीं है, मम्मी पापा और हम दोनों कल ही ऊटी घूमने जा रहे हैं। पूरे 15 दिन का प्लान है। बच्चों की बात सुनकर गंगा देवी जी तंग रह गई। बहू, तुम लोग 15 दिन के लिए घूमने जा रही हो? तुम लोग 15 दिन के लिए घूमने जा रही हो? हम दोनों मुंबई जैसे शहर में 10वीं मंजिल के फ्लैट पे कैसे रहेंगे? हमें तो ऐसा लगेगा किसी ने हमें डब्बे में बंद कर दिया हो। बिना तुम दोनों के हम नीचे भी नहीं जा सकते। एक बार सीढ़ियों से नीचे गए तो ऊपर चढ़ने में हाफ जाते हैं। लिफ्ट से आना जाना हमें आता नहीं। बहू बातें बनाते हुए कहती है, माँ जी, दरअसल तुम्हारे बेटे को अपने ऑफिस के काम से ऊटी जाना था, तो हमने भी सोचा चलो इसी बहाने हम भी ऊटी घूम आते हैं। वैसे तो कभी घूमने का प्लान बनता नहीं है, और माँ जी, तुम्हें नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। सारा खाने पीने का सामान हम पहले ही रख कर जा रहेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो ऑनलाइन करवा देंगे। लेकिन फिर भी बेटा, मैं कभी अकेले इतने बड़े शहर में नहीं रही। तुम्हारे पिताजी की तबीयत भी जब देखो तब खराब हो जाती है। अगर कुछ ज़रूरत पड़ गई तो मैं किसके पास जाऊंगी? माँ जी शुभ शुभ बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा बोलकर तुम हमारे जाने का प्लान ही कैंसिल करवा दोगी, और हम सिर्फ 15 दिनों के लिए ही तो जा रहे हैं। कौन सा 4-6 महीने के लिए जा रहे हैं। इन 15 दिनों में ऐसी कौन सी आफत आ पड़ेगी जो आप इतना घबरा रही हैं? गाँव में तो बड़ी दीदी के साथ आप हमेशा रहती हैं और सारे कामों में उनकी मदद कराती हैं, तो क्या आज मुझे आपकी ज़रूरत पड़ी तो इतनी सी मेरी मदद नहीं कर सकती हैं? तभी पास में बंधा हुआ कोको भौंकने लगता है। कोको को देखकर गंगा देवी जी फिर से आश्चर्य से कहती है, बहू क्या इसको भी अपने साथ ले जा रही हो? माँ जी कैसी बातें कर रही हो? घूमने फिरने में इसको अपने साथ कैसे ले जा सकती हूँ? रास्ते में इतने सारे अनजान लोग मिलेंगे, पता नहीं किसको काटेगा, हमारा घूमना दुश्वार कर देगा। इसको तो हम घर पे ही छोड़कर जाएंगे, आप है ना इसके देख के लिए। अरे बेटा, मुझे तो कोको से डर लगता है, मैं इसकी देखभाल कैसे करूँगी? अभी मेरे जाने से पूरा 1 दिन का टाइम है। 1 दिन में मैं तुम्हें कोको की सारी बातें समझा दूँगी। उसको खाना कैसे खिलाना है, कितने समय पे उसको घुमाने ले जाना है। जब रामचंद्र जी को इस बात का पता चलता है तो भी बेटे से नाराज होते हुए, लेकिन बेटा उनका अपने पिताजी से नाराज होता हुआ कहता है, आप भी माँ की तरह बातें कर रहे हैं। कौन सा जंगल में रहने के लिए कह दिया? अच्छा खासा बहू बेटे का घर है, आराम से बनाइए खाइए। 15 दिनों में हम वापस आ जाएंगे। फिर दूसरे दिन बहू बेटे ऊटी के लिए निकल गए। 10वीं मंजिल के फ्लैट पर बैठे बैठे रामचरण जी और गंगा देवी जी सोच रहे हैं कि आज तो बहू बेटे को गए हुए पहला दिन है। कितना बड़ा दिन लग रहा है, यह 15 दिन कैसे कटेगा? और जब बहू बेटे घर गए तो कोको तब से लगातार भौंके जा रहे हैं। बहू उनके खाने पीने का सामान एक अलमारी में रखकर गई थी। उसी में से गंगा देवी जी 2 बिस्किट निकाल कर कोको के पास जाती है। पहले तो कोको उन्हें देखकर भौंकता है,
लेकिन थोड़ी ही देर में शांत हो जाता है। गंगा देवी जी उसके आगे बिस्किट डालती है तो वो बिस्किट खा लेती है। 2 ही दिन में कोको गंगा देवी जी से बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गया। कहते हैं कि इंसान से ज़्यादा वह समझदार होते हैं, उन्हें अच्छे बुरे की ज़्यादा पहचान होती है। 2 दिन में कोको ने गंगा देवी जी पर भरोसा भौंकना बंद कर दिया और उनकी बात भी सुनने लगा। अब गंगा देवी जी को कोको के पास बैठ उसके गले को सहलाना, कभी कुछ खिलाती तो कभी उसके बातें करती। कोको भी पूंछ हिलाकर उसकी बातें बड़ी ही ध्यान से सुनता। पूरा हफ्ता गुजर गया। वही बहू बेटे का पलट के फ़ोन भी नहीं आया कि यह भी नहीं पूछा कि आप लोग कैसे हैं, किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। एक दिन सोसाइटी में चोर घुस जाता है। हालांकि वो चोरी नहीं कर पाता, लेकिन जब जगह जगह चोर की चर्चा हो रही है, यह बात बेटे बहू के पास जाती है तो बहू हड़बड़ाते हुए बेटा फ़ोन करता है, माँ घर पे सब ठीक तो है ना, घर में ताले लगा कर रखना, सुना है सोसाइटी में किसी के घर में चोर घुस गया था। हाँ बेटा, घुस तो गया था लेकिन कुछ चुरा नहीं पाया। अच्छी बात यह है कि कुछ चोरी नहीं कर पाए, लोगों ने शोर मचा दिया तो डर के भाग गया। बेटा तुम लोग कब वापस आ रहे हो? 15 दिन होने को है, अभी तक घर नहीं आए हो। माँ मेरे ऑफिस का काम और भी बढ़ गया है, अभी 10-15 दिन और रुकूंगा, उसके बाद ही घर वापस आऊँगा। क्या बेटा 10-15 दिन, या तो बहुत ज़्यादा है। फिर वही बात, माँ जी जंगल में नहीं बैठी हो, घर में ही तो हो, समस्या है क्या? रहने में चुपचाप बनी रहो। इतना कहकर बेटा फ़ोन काट देता है। अपनी समझ में तो बेटे को लगता है कि उसने फ़ोन काट दिया, लेकिन उसका फ़ोन करता नहीं है। गंगा देवी जी अभी भी फ़ोन पर ही है। वो विकास से कहती है, इस बुढ़िया को हमारे घर में रहने में दिक्कत क्या हो रही है, चुपचाप घर में बनी रहे, कोको का ख्याल रखे और हमारे घर का ख्याल रखे, इसीलिए तो हमने इसे अपने पास बुलाया है। अगर बुढ़ा बुढ़िया हमारे पास नहीं आते तो हम पूरी 1 महीने की छुट्टी बिताने का प्लान कभी नहीं बना पाते। हाँ हाँ पूजा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अच्छा किया जो चालाकी से तुमने माँ बाबूजी को जन्मदिन के बाद अपने पास बुला लिया। कम से कम हमारे घर की रखवाली होती रहेगी और कोको की देखभाल भी वो दोनों करते रहेंगे। और क्या, तुम्हें तो मुझे शाबाशी देनी चाहिए, कितनी चालाकी से तुम्हारे माँ बाबूजी को मैंने अपने घर की रखवाली के लिए बुलाया है। बस एक ही बात की चिंता है कि बुढ़ा बुढ़िया मेरे घर को बहुत ज़्यादा गंदा न कर दे। हर एक चीज़ को साफ करना पड़ेगा, पूरी चीज़ों को अस्त व्यस्त करके रख देंगी। मेरी सहेली ने तो कहा था कि अपनी डॉगी को डॉग केयर सेंटर में छोड़कर चली जा, पर पता है केंद्र में छोड़ने के लिए पूरे 5,000 ले रहे हैं। अपने स्वार्थ से बुलाया था। मैं तो समझ रही थी कि बहू बेटी ने अपना समझकर मुझे अपने घर बुलाया है, लेकिन मैं बेवकूफ़ थी कि उनकी बातों में आ गई। बहू बेटी ने हम दोनों पति पत्नी को अपने घर की नौकरानी चौकीदारी करने के लिए छोड़ दिया था, साथ ही साथ अपने डॉगी की देखभाल करने के लिए भी फ्री की नौकरानी मिल गई थी। गंगा देवी जी ने फ़ोन स्पीकर पर रख दिया था। रामचरण जी ने भी सारी बातें बहू बेटी की सुन ली थी। दोनों एक दूसरे को ताकते रह गए। गंगा देवी जी बहू बेटे की और बातें सुनने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो फ़ोन को काट देती है। आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। हाय, मैं तो हमेशा अपने 6 बेटों पे इतना गुमान करती थी, लेकिन मेरे 6 बेटे ही स्वार्थी निकले। मैंने तो अपना सब कुछ बच्चों पे लुटा दिया। बुढ़ापे पर भी जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो हम साथ देते हैं, लेकिन बच्चे हमारा इस्तेमाल करते हैं। यह बात गंगा देवी जी और रामचरण जी को बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई थी। उसी दिन गंगा देवी जी अपना सामान पैक करती है और कोको को लेकर गांव के लिए निकल पड़ती है। कुछ दिनों बाद जब बहू बेटा मुंबई वाले फ्लैट में वापस आते हैं तो ताला लगा हुआ देखकर दंग रह गए। माँ को फ़ोन करते हुए कहता है, माँ तुम कहाँ हो, कहीं पार्क में बैठी हो क्या?
कोको को लेकर जल्दी से घर आ जाओ, हम लोग वापस आ गए हैं। तो गंगा देवी जी बड़े ही अरमान से कहती है, नहीं बेटा, हम तो 15 दिन पहले ही कोको को लेकर अपने गांव घर वापस आ गए थे। कोको भी इधर ही है। माँ जी, बात सुनकर बहू बेटी दोनों ही दंग रह गए। चिल्लाते हुए विकास कहता है, माँ तुम घर में ताला लगाकर गाँव कैसे चली गई? मैं तुम्हें घर में छोड़कर गया था तो कम से कम मेरे आने तक का इंतजार तो कर लेती। इस बात पे गंगा देवी जी शांत नहीं रहती है। गुस्साते हुए कहती है, तुम तो चुप ही रहो बेटा। मुझे अपने घर में छोड़कर नहीं बल्कि मुझे अपने घर की नौकरानी बनाकर गए थे। साथ ही साथ अपने डॉगी की देखभाल करने वाले फ्री में मिल गई थी। मैंने तुम दोनों की फ़ोन पर हुई बातें सारी सुन ली थी। अरे विकास, अगर तुम दोनों को साफ साफ कहा कर अपने पास ले जाते के लिए कहते तो क्या हम मना कर देते? लेकिन जिस तरह से, जिस इरादे से लेकर तुम दोनों हमें अपने घर लेकर गए हो, या मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं अपने तुम्हारे बाबूजी तुम्हारे घर की नौकरानियाँ और चौकीदारी नहीं है जो तुम्हारे घर की रखवाली करते रहे। और रही बात कोको की, तो वो तो बेजुबान जानवर था, इसलिए अपने साथ घर लेकर आई हूँ। माँ की बात को बेटी के पास कोई जवाब नहीं था। माँ को उसकी सारी सच्चाई पता चल गई थी। कुछ देर तक फ़ोन पे चुपी रहती है। गंगा देवी जी चुप्पी को तोड़ते हुए कहती है, घर की चाबी मेरे पास है। वैसे भी मैं तुम लोगों को फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। 4 दिन बाद तुम्हारे पिताजी के रिटायरमेंट का प्रोग्राम है, सभी लोगों को बुलाया है, तो घर के बेटे बहू भी ज़रूर आएंगे। जब तक तुम लोग घूम कर वापस आ गए हो तो सीधा घर पे ही आ जाओ। बाकी के चारों बेटों भी परसों आ जाएंगे। इतना कहकर गंगा देवी भी जी फ़ोन काट देती है। गंगा देवी जी की फ़ोन की बात सुनकर बहू भड़कने लगती है, मैं क्यों जाऊंगी? अभी इतना घूम कर थक हार कर आई हूँ, कहीं नहीं जा रही। अरे डार्लिंग, समझा करो, पिताजी का रिटायरमेंट है। रिटायरमेंट पे उन्हें बहुत सारे पैसे मिलेगा, उसमें हमारा भी तो एक हिस्सा है। अगर नहीं जाएंगे तो हमें वो हिस्सा नहीं मिलेगा। घर जाने में ही हमारी भलाई है। यह सुनकर खुशी खुशी उसकी पत्नी गांव आने के लिए तैयार हो गई। 2 दिन में उसके शहर में रहने वाले 5 बेटी बहू गांव आ गए। गांव में आकर देखा तो घर के पास में ही जो जगह पड़ी थी उसमें एक नया घर बन रहा था। तो राकेश पूछता है, माँ यह घर किसका बन रहा है? जगह तो हमारी है। बेटा, यह घर मेरा बन रहा है, हम दोनों पति पत्नी इस घर में रहेंगे। यह सुनकर 5वां बेटी बहू आग बबूला हो जाते हैं। तुम्हें अलग घर बनवाने की क्या ज़रूरत है? गांव में एक घर है तो भैया भाभी के साथ आराम से रह रही थी, तो अलग घर की क्या ज़रूरत है? इतने सारे पैसे क्यों खर्च कर रही हो? बेटा, घर बनवाने में पैसे मैं तुम लोगों से नहीं मांग रही हूँ। तुम्हारे पिताजी के रिटायरमेंट पे जो पैसे मिले हैं उसी के एक हिस्से से यह 2 कमरे का एक घर बनवा रही हूँ। तभी बड़ा बेटा कहता है, पता नहीं माँ बाबूजी को दूसरा घर बनवाने की क्या सूझी है। जब से मुंबई से लौट कर आए हैं तभी से उनका व्यवहार बदला सा लग रहा है। उन्होंने तो मुझे अपने सैलरी के पैसे देने भी बंद कर दिए हैं, अब घर भी अलग बनवा रहे हैं। 6 बेटी बहू इस बात पर भड़कने लगते हैं, लेकिन गंगा देवी जी 2 टूक कह देती है कि न तो मैं तुम लोगों से पैसे लेकर यह घर बनवा रही हूँ और न ही इस घर को बनवाना बंद करूँगी। तुम लोग कुछ भी करते हो तो हम तुम्हें कभी मना नहीं करते, और बड़ी बहू भी तो मेरा रसोई में जाना पसंद नहीं है, इसलिए मैं अपना घर अलग बनवा रही हूँ। गंगा देवी जी एक बेटे बहू की बात नहीं सुनती, क्योंकि उन्होंने चारों बेटों बहू के स्वार्थ को अच्छी तरह से समझ लिया है। इसलिए उन्होंने भी बुढ़ापे पे थोड़ा सा स्वार्थी होना ज़रूरी समझा है। अगर हम दिल खोल कर सब कुछ बताते रहे तब भी हमारे बच्चे हमसे कभी खुश नहीं होंगे, तो क्यों ना अपने लिए भी कुछ कर लिया जाए। बच्चों के लिए तो हमने सब कुछ कर दिया है। इतना कहकर गंगा देवी जी रसोई में गई और बेसन के लड्डू उठा कर लाए।
सबको बेसन के लड्डू दिए, लेकिन उन्होंने सबसे छोटी बहू अनी को बेसन के लड्डू खाने को नहीं दिए। तो गुस्से से आंख दिख तरेड़ते हुए कहने लगे, माँ जी, यह तो आप ताप दो हाथी कर रही हो। सबको लड्डू दिए लेकिन मुझे लड्डू नहीं दिए। बेटा, मैंने तुम्हें इसलिए लड्डू नहीं दिए क्योंकि लड्डू में शुगर है और तुम तो बिस्किट भी शुगर फ्री खाती हो। अगर इतने मीठे लड्डू खाओगे तो तुम्हारी डाइट गड़बड़ हो जाएगी। यह सुनकर अनु चुप हो गई। रिटायरमेंट के प्रोग्राम के बाद 6 बेटे बहू गंगा देवी जी और रामचरण जी से रिटायरमेंट के पैसे मांगने लगते हैं। गंगा देवी जी कहती है, तुम लोगों को अब हम रिटायरमेंट का पैसा जीते जी नहीं देंगे। जितने भी पैसे बचे हैं उसकी एफडी करा देंगे। अब तो वो पैसे हमारे मरने के बाद ही मिलेंगे। और रही बात पेंशन की, तो पेंशन के पैसे उसी को ही मिलेंगे जो मेरे घर में बैठकर खाना खिलाएगा। अगर नहीं खिलाएगा तो मैं अपना खाना खुद बनाऊंगी और एक भी पैसा किसी को नहीं दूंगी। शहरों में रहने वाली बहुएं उन्हें अपने साथ ले जाने की बात कहती। उससे पहले ही गांव में रहने वाली बहू उनके पास आती है और कहती है, माँ जी, आप गांव में रहती है तो खाने पीने का ख्याल हम रखेंगे। बस इस घर में और एक दरवाजे के कर लेना, आपके तीनों समय का खाना पीना मिलता रहेगा। हाँ बहू, अगर तुम हम दोनों पति पत्नी की सेवा कटल करोगी, खाना पीना समय से दोगी, उसमें कोई टाल मटोल नहीं करोगी, तो अपनी पेंशन का 80% मैं तुम्हें देती रहूँगी। और कभी मुझे ऐसा लगा कि तुम आनाकानी कर रही हो तो पैसे नहीं दूंगी। माँ जी, मुझे आपकी बात मंजूर है। हमारे लिए तो 20% ही बहुत है और हमें बुढ़ापे पर क्या चाहिए। समय से बहू बेटे खाना पीना देते रहे, दुख तकलीफ में हमारा ख्याल रखे, बस इतना ही बहुत है। गंगा देवी जी और रामचरण जी के तेवर को देखकर बहू बेटे समझ गए कि उन्होंने जो निर्णय लिया है उसमें वो पीछे नहीं हटेंगे। अगर हम कुछ कहें तो हमें भी 4 पाँचें सुननी पड़ेगी, इसलिए चुपचाप उनके निर्णय को मान लेते हैं। जब और उनकी पत्नी पूजा मुंबई जाने के लिए तैयार होते हैं तो उनके फ्लैट की चाबी बहू के हाथ में थमाते हुए गंगा देवी जी कहती है, यहाँ लो बहू अपने घर की चाबी और अच्छे से देख लेना, तुम्हारा घर पूरी तरह से व्यवस्थित रहेगा। हम दोनों बुढ़ा बुढ़ी ने तुम्हारे घर को बिल्कुल भी गंदा नहीं किया है। तो दोस्तों, माता पिता तो हमेशा ही अपने बच्चों की तरक्की चाहते हैं और हमेशा ज़रूरत पड़ने पे उनके साथ देते हैं। अगर उनका दिल तब टूट जाता है जब बच्चे उनके साथ स्वार्थी हो जाते हैं। और आज विमला जी जब इतनी कड़क हो गई तो उसकी वजह से उनके स्वार्थी बच्चों को स्वार्थी होना है। उन्होंने अपने बच्चे के स्वार्थी रूप को देख लिया था, इसलिए सब कुछ देकर भी उन्होंने सब कुछ अपने हाथ में रखा, अपने हिसाब से काम किया और आज बहुत ही अच्छे से 2 कमरे के बने हुए घर में पति पत्नी के साथ बुढ़ापे को व्यतीत कर रही है। उसी घर में एक छोटी सी किचन भी बनवाई है। अगर कभी कभार उनका या उनके पति का कुछ अच्छा खाने का मन करता है तो फटाक से बना लेती है। अब कोई उन्हें रोकने वाला भी नहीं है। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल सानिया वॉइस स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई कहानी के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।